गोल्ड इज गॉड्स मनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉपर्टीज होता है गोल्ड का। सॉफ्ट बट लस्ट्रेस, डेंस बट मैलिएबल, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और गोल्ड का ड्यूरेबिलिटी। और ये फैक्ट से हमें पता चलता है कि इंडियंस, स्पेशली इंडियन वीमेन, कितना ज़्यादा एफेक्शनेट है अबाउट गोल्ड। दुनिया का जितना टोटल प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग है उसका 11% बस इंडियन वीमेन होल्ड करता है। सो गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये आज डीपली डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे और कब कौन सा गोल्ड इंस्ट्रूमेंट कितना यूज करना चाहिए। फ्रॉम दिस चार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गोल्ड प्राइस मूवमेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि आफ्टर एवरी क्राइसिस, वो चाहे 1980 में एनर्जी क्राइसिस, या 2000 में .com बबल बस्ट, या 2008 में ग्लोबल रिसेशन, या 2020 में आफ्टर कोरोना क्राइसिस, आफ्टर एवरी क्राइसिस गोल्ड का प्राइस सर्ज किया है। और ये चार्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन या नॉर्मल मार्केट कंडीशन में गोल्ड नॉर्मली सर्ज नहीं करता है, ये फ्लैट चलता है। एक्चुअली देयर आर मोर देन वन रीजन बिहाइंड गोल्ड प्राइस मूवमेंट। लेकिन ये चार्ट से ये आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि गोल्ड का प्राइस स्टीडीली ग्रो नहीं करता है, ये साइक्लिकल है इन नेचर। और ये साइकिल 3 to 4 ईयर्स से लेके 8 to 10 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि दिवाली के टाइम पे या मैरिज सीजन में गोल्ड का प्राइस सर्ज होता है और गोल्ड का प्राइस मूवमेंट के पीछे यही होता है मेन रीज़न। लेकिन एक्चुअल में गोल्ड का प्राइस के पीछे जितना ना इंटरनल रीज़न होता है हमारे कंट्री का, इससे ज़्यादा एक्सटर्नल रीज़न होता है। तो वो कैसे इफेक्ट करता है वो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ डॉलर अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज, जैसे जापानीज येन या स्विस फ्रैंक या जीबीपी। ऐसा 6 मेजर करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर का क्या वैल्यू है, इसके ऊपर गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है इन रिस्पेक्ट टू दोज करेंसीज, जैसे देख लीजिए अभी $1 इक्वल्स चल रहा है 128 जापानीज येन के आसपास। तो ये अगर सिनेरियो ऐसा होता है कि डॉलर वीक होता है, जहां पे जापानीज येन स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है कि $1 इक्वल्स 110 या 100 जापानीज येन अगर हो जाएगा तो ऐसा केस में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। और अगर इसका ऑपोजिट होता है, जैसे हो गया कि डॉलर अगर स्ट्रांग होगा, तो वैसे केस में क्या होगा कि $1 इक्वल्स 128 जापानीज येन के जगह पे हो सकता है कि 130, 140 या 150 जापानीज येन होगा। तो ऐसा केस में गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट इज यूएस और डेवलप्ड इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर भी गोल्ड प्राइस डिपेंड करता है। यूएस फेडरल अगर रेट हाइक करता है तो ऐसा सिनेरियो में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसीलिए गोल्ड का डिमांड कम होगा और गोल्ड का प्राइस भी डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन। गोल्ड को बोला जाता है एक्सीलेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से रिलेटेड और एक पॉइंट आता है, वो है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट मीन्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे ये समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इंडिया में अभी देखेंगे, डिफरेंट बैंक्स फॉर डिफरेंट टेन्योर 3% to 5.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट फॉर एफडीज प्रोवाइड कर रहा है। अगर 3 इयर्स या 4 इयर्स का कोई एफडी हम लेते हैं तो वहाँ पे अराउंड 4.5% का भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है अराउंड 6.5 to 7%, तो 6.5% भी अगर इन्फ्लेशन हम पकड़ लेते तो यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर 1 ईयर एफडी में इन्वेस्ट करने पे मिलेगा 100 रुपीज। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिलेगा 104.5 रुपीज, जहाँ पे 100 रुपीज का आज के दिन में जो गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है वो आफ्टर 1 ईयर उसका प्राइस हो जाएगा 106.5 रुपीज, अगर 6.5% इन्फ्लेशन तब भी होता है तो ऐसा सिचुएशन में आपको एक्चुअली 2 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है ऑन 100 रुपीज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन वो है -2%। और एक्यूरेटली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है -1.88%। और अगर माइनस में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो ऐसा सिचुएशन में लोग ज़्यादा यहाँ पे एफडी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा,
गोल्ड जैसा ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली इन्फ्लेशन को गार्ड करता है, क्योंकि पहले ही बोला गोल्ड इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो जो ऐसा इन्फ्लेशन को गार्ड कर सकता है ऐसा कोई एसेट में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। और इसीलिए जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तब नॉर्मली गोल्ड का प्राइस भी सर्च करता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होता है और इसलिए गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है या इंक्रीज होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्लोबल कन्फ्लिक्ट या वॉर सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे हम देख रहे हैं आज के दिन में यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट में अगर और भी कंट्री ऐड होता है तो वहाँ पे ग्लोबल वॉर का चांसेस हो जाता है। अगर कोई भी कंट्री वॉर में जाता है तो वहाँ पे जो भी लोग हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कोई भी करेंसी में इन्वेस्ट करेगा इस टाइम में रिस्क ज़्यादा हो सकता है और इसीलिए गोल्ड का डिमांड बढ़ता है और गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज होता है। सो अब तक के ये पूरा डिस्कशन से आपको अभी तक पता चला कि क्या क्या फैक्टर्स है जो गोल्ड प्राइस को इफेक्ट करता है, गोल्ड प्राइस मूवमेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन अभी हमें समझना जरूरी है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल गोल्ड इन्वेस्टमेंट या गोल्ड परचेस का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट जो चीज आता है वो है कि फिजिकल गोल्ड इन ज्वेलरी फॉर्म। फिजिकल गोल्ड में कोई इन्वेस्ट कर सकता है अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए कोई कर रहा है, जैसे किसी को पहनना है इसलिए कर रहा है, या कोई गिफ्ट पर्पस से अगर ओन चाइल्ड या कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड का मैरिज या ऐसा कोई ओकेशन होता है जहाँ पे गोल्ड गिफ्ट करना है, ये सारा पर्पस के लिए कोई गोल्ड खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ देख लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तब कोई रेपुटेड ज्वेलर से ही खरीदना चाहिए और वो भी हॉलमार्क गोल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड वन इज जो ऑकेशन के लिए आप वो गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो ऑकेशन अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स या 1 ईयर या ऐसा टाइम फ्रेम में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप वो गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हैं टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन ऑफ गोल्ड विद इन शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म का कोई टाइम के लिए आप खरीद रहे हैं, अगर आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसा कोई ऑकेशन है और इसके लिए आप पहले से गोल्ड खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएशन से भी ज़्यादा अदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट रिस्क इज यहाँ पे क्या होता है कि गोल्ड ज्वेलरी का जो भी डिजाइन है वो ओवर टाइम ऑब्सोलीट हो सकता है या आउटडेटेड हो सकता है, और ऐसा केस में वो जो गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद रहा है उसको मॉडिफिकेशन या रीबिल्ड करना पड़ेगा और इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करने के लिए अगर आप घर पे रखते हैं तो वहाँ पे बर्गलरी का होने का चांसेस है, और अगर आप लॉकर में रखते हैं तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा कॉस्ट एसोसिएटेड हो जाएगा। इसके साथ साथ और एक साइड भी देखेंगे, वो है कि नाउ जनरली इंडियंस गोल्ड ज्वेलरी सेल करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है जहाँ पे कैश का रिक्वायरमेंट होता है और इसके लिए अगर गोल्ड ज्वेलरी किसी को सेल करना पड़ता है, तो ऐसा सिचुएशन में भी 2 पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूंगा, जो 2 पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट इज गोल्ड ज्वेलरी का नॉर्मली प्राइस डिसाइड किया जाता है इसका प्योरिटी और जो वेट है उसके ऊपर, लेकिन डिफरेंट ज्वेलर्स डिफरेंट मेथड्स फॉलो करता है फॉर प्राइसिंग, और इसीलिए जब कोई गोल्ड ज्वेलरी सेल करना चाहता है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये है कि डिफरेंट ज्वेलर्स के पास जाके वहाँ से कोट लेना और उसके बाद डिसाइड करना जहाँ से बेस्ट कोट मिल रहा है वहाँ पे सेल करना। और इससे भी अच्छा ऑप्शन ये होता है कि जो ओरिजिनल ज्वेलर्स है जहाँ से वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदे थे वहाँ पे जाके अगर सेल करते तो प्योरिटी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो वहाँ पे दिखाने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना भी जरूरी है, ज्वेलर्स अराउंड 20% तक वेस्टेज कॉस्ट वहाँ से डिडक्ट कर सकता है। तो जितना भी रिस्क के बारे में अभी तक गोल्ड ज्वेलरी के बारे में मैं डिस्कस किया, ये सारा रिस्क अगर नोट डाउन करेंगे और इसको एक चेक लिस्ट के तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इज मेकिंग चार्ज। गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर बहुत ज्यादा मेकिंग चार्ज लगता है, अराउंड 30% भी मेकिंग चार्ज यहाँ पे लगता है। सेकेंड वन इज मॉडिफिकेशन और रीबिल्ड डिजाइन चार्ज। यहाँ पे अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड ज्वेलरी कोई होल्ड करता है तो मॉडिफिकेशन करना पड़ता है या रीबिल्ड करना पड़ता है और इसके लिए जो कॉस्ट लगता है वो भी ऐड होता है। थर्ड वन स्टोरेज कॉस्ट, जैसे मैं पहले ही डिस्कस किया कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई गोल्ड ज्वेलरी स्टोर कर रहा है, अगर घर पे स्टोर करता है तो बर्गलरी का चांसेस होता है, जहाँ पे
अगर लॉकर में स्टोर करता है तो वहां पे भी स्टोरेज कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। फोर्थ पॉइंट इज जीएसटी। गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में जीएसटी पे करना पड़ता है जो अराउंड 3% होता है, और मेकिंग चार्ज के ऊपर भी जीएसटी लगता है जो अराउंड 5% होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का बहुत ज्यादा चांसेस होता है गोल्ड ज्वेलरी में अगर कोई रेपुटेड ज्वेलर से आप वो ज्वेलरी नहीं खरीद रहा है। सिक्स पॉइंट इज वेस्टेज डिडक्शन एंड हैसल ऑफ सेलिंग। जैसे मैं पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पे वेस्टेज डिडक्शन अराउंड 20% तक जा सकता है जो बहुत ही एक लार्ज अमाउंट होता है, और हैसल ऑफ सेलिंग भी है, जैसे कोई डिफरेंट ज्वेलर के पास जाके कोट लेना और उसके बाद डिसाइड करना। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि ये जितना सारा पॉइंट मैं अभी तक डिस्कस किया उसके साथ हर एक पॉइंट पे कॉस्ट एसोसिएटेड होता है विद गोल्ड ज्वेलरी। तो ये सारा कॉस्ट के बाद भी अगर गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कोई प्रॉफिट होता है या गेन होता है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स होता है दो टाइप का। एक होता है अगर 36 मंथ्स के ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो इंडेक्स कॉस्ट के ऊपर जो गेन हो रहा है उसके ऊपर 20% पे करना पड़ता है फ्लैट। और अगर 36 मंथ से नीचे अगर आप होल्ड करते हैं तो इन दैट केस जो भी गेन है वो आपका जो इनकम है उसके साथ ऐड होगा और स्लैब रेट अप्लाई हो जाएगा वो इनकम के ऊपर। सेकेंड ऑप्शन इज गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन। गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करने के टाइम में सेम चेकलिस्ट हम देख लेंगे यहाँ पे कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ओवर द गोल्ड ज्वेलरी। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज गोल्ड ज्वेलरी के जैसा इतना हाई नहीं होता है इन केस ऑफ गोल्ड बार एंड गोल्ड कॉइन, ये अराउंड 5% होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है जब आप गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं कि जैसे मैं पहले डिस्कस किया था कि गोल्ड का जो साइकिल होता है, ये जो रिटर्न देता है, रिटर्न का जो साइकिल होता है वो बहुत लंबा भी हो सकता है। तो इसीलिए 5% गेन करने में भी 1 to 2 years भी लग सकता है। तो यहाँ पे पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं फ्रॉम गोल्ड बार एंड गोल्ड कॉइन से। सेकेंड पॉइंट में अगर आप ये गोल्ड बार गोल्ड कॉइन को कन्वर्ट करते हैं ज्वेलरी में तब जाके आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन या रीबिल्ड चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड पॉइंट पे स्टोरेज कॉस्ट। ये स्टोरेज कॉस्ट गोल्ड बार गोल्ड कॉइन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिलता है ओवर गोल्ड ज्वेलरी, वो है कि गोल्ड बार गोल्ड कॉइन स्टोर करने के लिए उतना ज्यादा स्पेस का जरूरत नहीं होता है जितना ज्वेलरी स्टोर करने के लिए होता है। इम्प्योरिटीज, कोई रेपुटेड ज्वेलर से खरीदते हैं गोल्ड बार गोल्ड कॉइन तो इम्प्योरिटीज का चांसेस यहाँ पे कम हो जाता है। नाउ जीएसटी ऑन गोल्ड बार गोल्ड कॉइन, यहाँ पे भी जीएसटी देना पड़ता है और जीएसटी 3% होता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गोल्ड बार एंड गोल्ड कॉइन, यहाँ पे वेस्टेज कॉस्ट और सेलिंग हैसल उतना ज्यादा नहीं होता है नॉर्मली जितना ज्वेलरी सेल करने के टाइम होता है। नाउ कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे भी सेम तरीके से अप्लाई होता है। अगर 36 मंथ से ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, और जो होता है इंडेक्स कॉस्ट के ऊपर जितना भी गेन होता है उसके ऊपर फ्लैट 20%। और अगर 36 मंथ से कम टाइम के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो वो जो गेन है वो आपका इनकम के साथ ऐड होगा और स्लैब रेट अप्लाई होगा। अब हम एक बहुत ही ट्रेंडी गोल्ड इन्वेस्टमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो है डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड। बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज के दिन में डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड अवेलेबल है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होते हैं। तो ये डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड को इसको भी हम इवेल्युएट करेंगे विद द सेम चेकलिस्ट। फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग चार्ज, यहाँ पे कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। सेकेंड पॉइंट इज मॉडिफिकेशन या रीबिल्ड। ई गोल्ड में या डिजिटल गोल्ड में मॉडिफिकेशन और रीबिल्ड का भी चार्जेस नहीं लगता है क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में होता ही नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टोरेज कॉस्ट। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो स्टोर करने के लिए अलग से कोई स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे करना नहीं पड़ता है और इम्प्योरिटीज का टेंशन भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जीएसटी लगता है। सेलिंग हैसल भी विद डिजिटल गोल्ड नहीं होता है। कैपिटल गेन टैक्स डिजिटल गोल्ड के ऊपर भी सेम तरीके से अप्लाई होता है। ओवर 36 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिलो 36 मंथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डिजिटल गोल्ड ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। आप जो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वो डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट में फिजिकल गोल्ड भी होता है एमएमटीसी या ऐसा कोई थर्ड पार्टी कंपनी के स्टोर में। और ये जो फिजिकल गोल्ड है इसका
आप फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। और ये डिलीवरी लेने के लिए आपको डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ता है और मेकिंग चार्जेस भी पे करना पड़ता है। तो डिजिटल गोल्ड के केस में अगर आप डिलीवरी चार्जेस एंड मेकिंग चार्जेस पे करते हैं तो इससे ज़्यादा जो बार या कॉइन फॉर्म में आता है गोल्ड, वो ज़्यादा लुक्रेटिव होता है। सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट, अगर फिजिकल डिलीवरी लेते हैं तो डिजिटल गोल्ड उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर डिजिटल गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में ही रखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस जीएसटी पे करना पड़ता है ऑफ 3%। सो अभी तक हमने जितना भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट या गोल्ड परचेस करने का ऑप्शन देखा, वो सारा ऑप्शन में जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। इन केस ऑफ ज्वेलरी देयर आर मल्टीपल कॉस्ट, उसके बाद में तो वहाँ से प्रॉफिट करना भी बहुत मुश्किल है। और गोल्ड बार या डिजिटल गोल्ड खरीद रहा है तो यहाँ पे 3% जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, 3% जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो ये 6% का एक प्रॉफिट आपको करना ही पड़ेगा गोल्ड जो आप इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। अगर 6% से कम अगर प्रॉफिट करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉस होगा एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब ये जीएसटी पे करने में आपको ये 6% का लॉस लेके ही चलना पड़ेगा टिल द टाइम द गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिविंग रिटर्न ऑफ मोर देन 6%। लेकिन क्या हर एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ये जीएसटी एप्लीकेबल होता है? नहीं, ऐसा भी दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है देन द प्रीवियस 3 ऑप्शंस। तो ये क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज गोल्ड ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये आप एक्सचेंज से परचेस और सेल कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ नॉर्मली म्यूचुअल फंड कंपनीज मैनेज करते हैं और ये गोल्ड ईटीएफ जो गोल्ड का प्राइस होता है उसको फॉलो करता है। गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट का जरूरत होता है, लेकिन और एक फॉर्म में भी आप ये गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं जिसको बोला जाता है गोल्ड फंड ऑफ फंड। ये सेम म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑफर करता है इन म्यूचुअल फंड फॉर्मेट, और जो म्यूचुअल फंड एक्चुअली ये जो गोल्ड ईटीएफ से उस पर ही इन्वेस्ट करता है। मतलब ये म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड का जो प्राइस है उसको रेप्लिकेट करता है, और गोल्ड म्यूचुअल फंड में बस थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट एसोसिएटेड होता है बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट चार्जेस भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करेंगे, जीरो ब्रोकरेज फर्म जो भी है वहाँ से अगर आप खरीदते हैं गोल्ड ईटीएफ तो कोई ब्रोकरेज नॉर्मली देना नहीं पड़ता है, लेकिन अदर ब्रोकरेज फर्म जो होता है वहाँ पे ब्रोकरेज अप्लाई होता है। लेकिन ये मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज कुछ भी अगर आप पे करते ये बहुत ही कम होता है, और इसीलिए ये एक बहुत एफिशिएंट ऑप्शन हो सकता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। अब अगर सेम चेकलिस्ट से हम देखेंगे कि ये गोल्ड ईटीएफ कितना ज्यादा एफिशिएंट है, तो फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। सेकेंड वन इज मॉडिफिकेशन और रीबिल्ड चार्जेस, तो मॉडिफिकेशन रीबिल्ड चार्जेस भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टोरेज रिस्क भी कुछ भी एसोसिएटेड इसके साथ नहीं होता है। हाँ, ये जो गोल्ड है ये एक्चुअल म्यूचुअल फंड कंपनीज वो स्टोर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का भी क्वेश्चन नहीं आता है इन केस ऑफ गोल्ड ईटीएफ। फिफ्थ इज जीएसटी, जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। यस, इन ईटीएफ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सिक्स पॉइंट, ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ ईटीएफ। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, और इसका रूल सेम है। 36 मंथ से ज़्यादा अगर आप गोल्ड ईटीएफ होल्ड करते हैं या गोल्ड म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं तो इन दैट केस आपको जो भी इंडेक्स कॉस्ट है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर 20% फ्लैट रेट पे टैक्स देना पड़ता है। और अगर 36 मंथ के कम टाइम के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो इन दैट केस आपको जो भी गेन है वो गेन आपका इनकम के साथ ऐड होगा और स्लैब रेट अप्लाई होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन और द लास्ट ऑप्शन विल डिस्कस टुडे, दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या एसजीबी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करता है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का डिफरेंट ट्रांचेस आता है एवरी ईयर। एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आरबीआई डिक्लेयर करता है कि कितना सारा ट्रांचेस 1 ईयर में आरबीआई इशू करेगा, और इशू करने के जस्ट बिफोर इशूइंग दैट ट्रांक ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई 3 डेज मूविंग एवरेज से जो भी ट्रांचेस आएगा उसका प्राइस डिसाइड करता है और डिक्लेयर करता है। एवरी एसजीबी का मैच्योरिटी होता है 8 ईयर्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जितना भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट से यूनिक होता है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, और ये रीजन हम सेम चेकलिस्ट से समझ लेंगे।
फर्स्ट इज मेकिंग चार्जेस। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई मेकिंग चार्जेस अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन या रीबिल्ड चार्जेस भी अप्लाई नहीं होता है। स्टोरेज रिस्क भी एसोसिएटेड नहीं होता है विद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। फोर्थ वन इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्यों यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट और इम्प्योरिटीज एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट या आरबीआई ऑफर करता है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअल गोल्ड बैक्ड नहीं होता है, ये बस आरबीआई का गारंटी होता है। और इसीलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई नहीं होता है ड्यू टू स्टोरेज कॉस्ट, और इम्प्योरिटीज होने का भी चांसेस नहीं होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। बाकी सेलिंग हैसल और वेस्टेज कॉस्ट, ऐसा कोई कॉस्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली आता है कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कैपिटल गेन टैक्स समझना इन केस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। नॉर्मली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है अगर आप मैच्योरिटी के टाइम डायरेक्टली गवर्नमेंट से या आरबीआई से वो प्रोसीड अगर रिसीव करते हैं। आफ्टर 5 years आरबीआई विंडो ओपन करता है टू रिडीम द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और ऐसा विंडो में अगर आप डायरेक्टली रिडीम करते हैं फ्रॉम आरबीआई, इन दैट केस ऑल्सो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है जिस ऑप्शन से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं। वो है कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिसीव करते हैं इन डीमैट फॉर्मेट, तो आफ्टर 14 days वो डीमैट फॉर्मेट का जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो मार्केट में एनलिस्टेड हो जाता है, और वहाँ से आप सेकेंडरी मार्केट से सेल भी कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट से अगर सेल करते हैं तो इन दैट केस जो भी गेन होगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। तो चेक लिस्ट से हम ये देखा कि ये जितना भी पॉइंट्स है ये सारा पॉइंट में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है ऑन एसजीबी, लेकिन इसके साथ भी और 2 बोनस पॉइंट है जो बेनिफिट मिलता है ऑन एसजीबी। डिस्काउंट मिलता है ऑन एसजीबी एप्लीकेशन, और सेकेंड पॉइंट जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है जो रिसीवेबल है सेमी एनुअली। यहाँ पे बस नोट करने वाला एक ही पॉइंट है, वो है कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये टैक्स फ्री नहीं है। अब तक हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एसजीबी आप खरीदते हैं तो यहाँ पे जीएसटी पे करना नहीं पड़ता है। 50 रुपीज पर ग्राम डिस्काउंट मिल रहा है इफ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन। 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, और आरबीआई से रिडीम करने से कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। जहां पे इसका बहुत क्लोज जो इन्वेस्टमेंट होता है वो है गोल्ड ईटीएफ, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, और कैपिटल गेन टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो ये सारा पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट देता है एसजीबी, और ये सारा बेनिफिट को अगर हम क्वांटिफाई करेंगे तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से ये कितना ज़्यादा हो सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो 50 रुपीज़ पर ग्राम डिस्काउंट मिलता है, और इन दैट केस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर 10 ग्राम वर्थ का खरीदते हैं तो होता है 52,500 रुपीज़। मैं 5300 पर ग्राम ऐसे पकड़ के ये कैलकुलेशन किया हूँ, और गोल्ड ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 53,000, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन डिस्काउंट ये सब अप्लाई नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2.5% मिलता है, इसीलिए 6,563 रुपीज़ ये एवरी ईयर मिलेगा, और ये सेमी एनुअली रिसीव होगा। मतलब इसका जो हाफ अमाउंट है वो सेमी एनुअली रिसीव होगा। ग्रॉस वैल्यू आफ्टर 5 years एट 8% पर एनम। इसका मतलब है कि अगर 8% पर एनम के हिसाब से गोल्ड रिटर्न देता है, इन दैट केस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टोटल वैल्यू होगा 77,874, और गोल्ड ईटीएफ का भी सेम वैल्यू होगा। गेन होगा इन केस ऑफ गोल्ड ईटीएफ 24,874, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 25,374, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपीज़ कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ा एट द टाइम ऑफ बाइंग द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बिकॉज ऑफ दैट डिस्काउंट। यहाँ पे अगर CII इंडेक्स फॉर 5 years 4% पकड़ते हैं, मतलब जो इन्फ्लेशन है ऑन गोल्ड वो अगर 4% पकड़ते हैं, तो जो गेन होता है आफ्टर सेलिंग आफ्टर 5 years, जो गेन होता है वो इन केस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड
14,000 हो रहा है और गोल्ड ETF में 13,392। तो यहाँ पे LTCG टैक्स एट 20% बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। LTCG टैक्स देना पड़ रहा है गोल्ड ETF के टाइम में 2785, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई LTCG टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर गिविंग ऑल दोज टैक्स। प्रॉफिट हो रहा है इन केस ऑफ गोल्ड ETF 22,000, जहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 31,937। So final thing is the return. So taking all those things like interest as well as the return what you are getting from sovereign gold bond, यहाँ पे around 10% आपको रिटर्न मिल रहा है, जहाँ पे गोल्ड ETF 7.22% रिटर्न दे रहा है। तो ये सिनेरियो से ये क्लियर हो जाता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज फार बेटर because of that 2.5% interest and there is no capital gain tax if you are redeeming from RBI directly। लेकिन यहाँ पे और 2 पॉइंट याद रखना भी जरूरी है। जैसे मैं पहले डिस्कस किया था कि गोल्ड प्राइस साइक्लिकल होता है इन नेचर, और ये साइकिल अगर बहुत लंबा चल रहा है तो यहाँ पे SGB जब आप होल्ड करते हैं तो 5 to 8 ईयर्स ही आपको विंडो मिलता है वो SGB रिडीम करने के लिए। और अगर इससे भी लंबा चलता है गोल्ड प्राइस अप्रिसिएट करने का साइकिल, तो यहाँ पे आप 8 ईयर्स से ज़्यादा SGB होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 8 ईयर्स होता है इसका मैच्योरिटी। लेकिन इन केस ऑफ ETF आप कोई भी 10 ईयर के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर बहुत लंबा भी चल रहा है गोल्ड साइकिल तो इन दैट केस ऑल्सो जब भी आपको रिटर्न मिलने का टाइम आएगा वो रिटर्न आप ETF से ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और क्रूशियल भी है। कोई भी अगर SGB होल्ड कर रहा है इन डीमैट फॉर्मेट तो वो सेकेंडरी मार्केट में भी वो SGB सेल कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में SGB का लिक्विडिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। और इसी रीज़न से क्या होता है कि जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसके साथ उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है SGB का इन सेकेंडरी मार्केट प्राइस, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है SGB सेल करने के टाइम में। लेकिन ETF के टाइम में क्या होता है, ETF बस गोल्ड प्राइस को रेप्लिकेट करता है या बहुत ज़्यादा क्लोज होता है गोल्ड प्राइस का, और इसीलिए इन केस ऑफ ETF या म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो एक्चुअल गोल्ड प्राइस है वो रियलाइज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत क्रूशियल होता है इफ़ यू आर सेलिंग द SGB बिफोर दैट 5 ईयर विंडो इन सेकेंडरी मार्केट। तो यही था आज का वीडियो ऑन गोल्ड। ये वीडियो में मैं जितना सारा पॉइंट्स कवर किया जा सकता है अबाउट इन्वेस्टिंग एज वेल एज परचेसिंग गोल्ड वो सारा मैं कवर किया हूँ। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए, गिफ्ट पर्पस के लिए गोल्ड परचेस कर रहा है तो क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड खरीद रहा है तो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। ये वीडियो अगर यूजफुल लगेगा आपको तो शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग नो योरसेल्फ।